बेलापुर नाम के गांव में नमन अपनी पत्नी नीता और इकलौता बेटा सौरभ के साथ रहता था। नमन के पास बहुत बड़ा आलीशान घर, पैसा, कपड़े, गाड़ियाँ, सब कुछ था। नीता और सौरभ को इस बात का बहुत ही ज़्यादा घमंड था। वो अपने से छोटे गरीब लोगों को चिढ़ाते रहते थे। वो दोनों ये भी नहीं सोचते थे कि अपने चिढ़ाने के कारण गरीब लोगों को कैसे लगता होगा, उनका मन दुखता होगा। एक दिन ऐसे ही नीता अपने पति से, सुनो जी, कल मेरी सहेलियाँ किटी पार्टी करने के लिए हमारे घर आने वाली है, तो मुझे बहुत सारी खरीदारी करनी है, मार्केट जाना है, मुझे कुछ रुपए दे देना। सौरभ को अपने साथ लेकर जाऊंगी और बहुत सारा सामान लेकर आऊंगी। ठीक है, तुम अलमारी में रखे हुए पैसे ले लेना और मॉल में जा रही हो तो मेरे भाई के लड़के रमन के लिए भी कुछ लेकर आना। नमन की यह बात सुनकर नीता कुछ बोलती ही नहीं, मुंह बनाकर इधर उधर देखने लगती है। नीता को नमन के भाई का परिवार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके गरीब होने के कारण वो उन्हें कम समझते थे। मुझे पता है मेरा भाई गरीब है, झोपड़ी में रहता है, तो तुम उसे पसंद नहीं करती। तुमने कब मेरी बात सुनी है कि आज सुनोगी? लेकिन उसके लिए ड्रेस लाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर नमन ऑफिस के लिए चला जाता है। ऑफिस में जाकर सौरभ को फोन करता है। हेलो सौरभ बेटा, मैं पापा बोल रहा हूँ। तुम मम्मी के साथ मॉल में जा रहे हो ना, तो अपने भाई रमन के लिए भी कोई अच्छा सा शर्ट लेकर आना। कुछ भी हुआ तो वो तुम्हारे चाचा का लड़का है, उनका परिवार और अपना परिवार एक ही है बेटा। अरे पापा, ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हो? आप ये सब बातें मम्मी पर छोड़ दो, वो संभाल लेगी। तभी नमन मन ही मन, इन माँ बेटों को समझाने से कोई फायदा नहीं। नीता और सौरभ 1 घंटे बाद तैयार हो जाते हैं और अपनी बड़ी सी कार लेकर मॉल में चले जाते हैं। कार पार्क कर सौरभ और नीता मॉल में जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते पर मैले कपड़े पहने रमन और उसकी माँ सीमा दिखाई देते हैं। तो नीता उनको नीचा दिखाने के लिए मिलने जाती है और उन्हें देख नीता, अरे सीमा और रमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं इतने बड़े मॉल में खरीदारी तो करने नहीं आए? नहीं आंटी, हमारी क्या हैसियत, हम तो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। हम इतने बड़े मॉल में क्या खरीदारी करेंगे? रमन की बातें सुनकर नीता अपना चेहरा टेढ़ा करती है। ये बात सीमा तुरंत ही समझ जाती है कि आखिर नीता ऐसी बातें क्यों कर रही है, क्योंकि वो उन्हें नीचा दिखाना चाहती है। लेकिन सीमा का स्वभाव बड़ा ही शांत है, तो वो हंसकर नीता से, दीदी कैसी हो आप? सौरभ बेटा, तुम ठीक हो ना? किस्मत और कपड़े दोनों भी फटे टूटे हैं, लेकिन लगता है अब तुम्हारी आंखें भी खराब हो चुकी है। हमारे कपड़े और हमें देखकर तुम्हें खुद ही समझ जाना चाहिए था कि हम बिल्कुल ठीक है और मज़े में हैं, हमारी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। दीदी, हमारे कपड़े मैले और पंचे हुए हैं, लेकिन हमारी आंखें बहुत अच्छी है। दीदी, हम तुम्हें देखकर ही समझ गए थे, लेकिन जाने दीजिए। चलो दीदी, थोड़ी ही दूर पर तो हमारा घर है, चलो ना घर चलते हैं। सौरभ बेटा, सुना तुमने? ये उस झोपड़ी को घर कहते हैं, तो हमारे बंगले को क्या कहेंगे? तभी रमन नीता से, चाची, भले ही हम झोपड़ी में रहते हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, लेकिन हम दिल से अमीर हैं। रमन की बातें सुन नीता और सौरभ की हंसी रुक जाती है और नीता, हाँ 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 हाँ, बड़े आए दिल से अमीर है बोलने वाले। तुम्हारे उस झोपड़ी में फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन है क्या? अरे ये तो छोड़ो, 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है वहाँ। तभी रमन अपनी माँ से, चलो माँ, हम घर चलते हैं। हाँ हाँ, हम भी कोई खाली नहीं है, हमें भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है, चलो बेटा चलते हैं। सीमा और रमन वहाँ से चले जाते हैं। सौरभ और नीता भी मॉल में चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अचानक से नमन का ऑफिस सील बंद हो जाता है। ऑफिस बंद हो जाता तो है, लेकिन फिर भी उनके पास जो जमा पूंजी थी उससे वो अपना खर्चा करते ही रहते हैं। कुछ दिनों बाद नमन को अपनी गाड़ी, घर सब कुछ बेचना पड़ता है। अब उनके पास रहने के लिए एक घर भी नहीं था। तब नमन नीता और सौरभ से, अब हमारे पास एक ही घर बचा है और वो है रास्ता। अब मेरे भाई वसंत के घर रहने के लिए चले जाते हैं। अब मेरा भाई ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? आप दूसरी कहीं जॉब ढूंढिए, कोशिश तो कीजिए, जरूर मिल ही जाएगी। आज नहीं तो कल तो मिलेगी ही ना। अरे नीता, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जब से कंपनी को सील लगा है तब से मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही।
और एक तुम दोनों हो। मेरी नौकरी छूट जाने के बाद भी तुम्हारा बड़े बड़े मॉल में जाना, खरीदारी करना और तुम्हारी किट्टी पार्टीज तो कम ही नहीं हो रही थी। अब हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं है। अब नमन, नीता और सौरभ बड़े ही दुखी मन से वसंत के पास आते हैं। वसंत नमन का छोटा भाई है। वो गरीब है, लेकिन उसका मन बहुत ही बड़ा है। नमन अपनी सारी बीती बातें अपने छोटे भाई वसंत को बताता है। ये बात सुनकर उसकी फैमिली को भी बहुत दुख होता है। तभी रमन अपने चाची से, अरे चाची, लेकिन हमारा घर तो घर नहीं है, ये तो एक छोटी सी झोपड़ी है ना। इसमें फ्रिज, टीवी, एसी कुछ भी नहीं है, तो क्या आप हमारे इस छोटी सी झोपड़ी में रह सकेगी? तभी वसंत रमन से, अरे रमन, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? बड़ों से ऐसे बात नहीं करते बेटा। नहीं भाई साहब, वो जो बोल रहा है बिल्कुल सही है। मैंने उसे कई बार खरी खोटी सुनाई है। मुझे माफ कर दो बेटा। भैया, आप इसकी बातों का बुरा मत मानना और तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो। तुम सब यही रहो, ये भी तो आपका ही घर है। वसंत, हम भी कल से तुम्हारे साथ खेती में काम करेंगे। ठीक है भैया, कल सुबह हम सब लोग खेती में काम करने जाएंगे। उस दिन से नीता और सौरभ ने अपने पैसों की गुर्मी को एक तरफ रखा और रमन और सीमा के साथ मिलकर सारा काम करने लगे। उन्हें अब रमन की बातों की सच्चाई समझ में आ चुकी थी। वो सभी खेती कर रहे थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। सभी के मिलकर खेती करने के कारण उन्हें मुनाफा भी अच्छा होने लगा था। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था, लेकिन नीता और सौरभ का घमंड बिल्कुल खत्म हो चुका था, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि जिंदगी किसी भी वक्त हमें सबक सिखा सकती है। भीमपुर नाम के गांव में सोहम अपने परिवार के साथ रहता था। सोहम 8 साल का था जब सोहम के माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। सोहम का उसके चाचा और चाची के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, तो वो अपने चाचा रमेश और चाची उमा के साथ रहने लगा। उसकी चाची बड़ी ही घमंडी थी, तो वो सोहम को हमेशा सताती रहती, साथ ही घर के सारे काम उससे करवाती। बर्तन मांजने से लेकर खाना पकाने तक के सारे काम सोहम ही किया करता था। सोहम के चाचा की एक जलेबी और पकौड़ी की दुकान थी। वो भीमपुर की सबसे बड़ी दुकान थी। अब सोहम 7वीं कक्षा में था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था तो उसकी भूख भी बढ़ रही थी, लेकिन उसकी चाची उसे पेट भर खाना भी नहीं देती थी। एक दिन जब सोहम खाना खाने बैठता है तो चाची उससे, वाह 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 वाह, क्या खाना खाया जा रहा है भाई साहब, पंच पकवान। अरे जरा कम खाया करो, कम। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। चाची की बात सुनकर सोहम को बहुत बुरा लगता है। वो चाची से, चाची, जो घर में बना था वही खा रहा हूँ। आज मुझे बहुत भूख लगी थी। लगी थी ना, अब तो नहीं लगी है ना। खाना तो खा लिया ना, तो अब बस करो। मेरा बेटा तो देखो कितना दुबला पतला हो चुका है। जरा उसके लिए ऑरेंज जूस तो लेकर आना और जूस देकर यहाँ से निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। इतना बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी अकल नहीं आई इसे। चाची और सोहम की बात रमेश ने सुन ली थी। उन्हें भी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें भी ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो उमा के सामने कुछ भी नहीं बोल पाते थे। वो चुपचाप वहाँ से बाहर चले जाते हैं। सोहम भी रोने लगता है। रोते रोते मन ही मन अपने माँ पिताजी को याद करने लगता है। वो अपनी थाली उठाकर साफ करके अच्छे से एक जगह रख देता है। अब वो घर के बाहर आता है, तभी उसके चाचा जी उसका बाहर इंतजार कर रहे थे। वो सोहम से, सोहम, यहाँ आओ बेटा। तुम्हारी चाची जिस तरह से तुमसे बात करती है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज से तुम स्कूल की छुट्टी होने के बाद सीधा दुकान पर आया करो, वहाँ का काम सीख लिया करो, ताकि तुम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बन सको। चाचा जी, लेकिन मेरी ऐसी क्या गलती थी कि मेरे माँ पिताजी मुझे अकेला इस दुनिया में छोड़ गए? सोहम की ये बात सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगता है। वो उसे गले लगा लेता है और सोहम से, नहीं बेटे, ऐसे नहीं कहते, मैं हूं ना। अब चलो तुम मेरे साथ। तुम्हें भूख लगी है ना, मैं तुम्हें अभी जलेबी खिलवाता हूँ। दोनों मिलकर रमेश की दुकान पर जाते हैं। रमेश सोहम को पेट भर कर जलेबी और पकोड़े खिलवाता है। सोहम हर रोज थोड़े समय के लिए अपने चाचा के दुकान पर जाने लगा और वहाँ जाकर पकोड़े और जलेबी बनाना सीखने लगा। छुट्टी के दिन तो वो पूरा दिन दुकान पर जाने लगा और ये बात चाचा जी ने उमा को बड़े अच्छे से समझा दिया था कि कैसे वो सोहम से दुकान का सारा काम करवा रहे हैं और दूसरी ओर बेचारी सोहम की मदद करने लगे। लेकिन घर आने पर
चाची उसे बहुत डांटा करती थी, साथ ही रात के बचे सारे काम भी उससे करवाती थी। अब 2-3 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। सोहम की स्कूल भी छूट चुकी थी। अब एक दिन सोहम अपने चाचा जी से, चाचा जी, मैं चाहता हूँ कि अब मैं शहर जाऊँ। अब मुझे चाची की बातें सही नहीं जाती। शहर जाकर वहीं पर आपकी सिखाई हुई जलेबी और पकौड़ों का बिजनेस करूँगा। लेकिन आप चाची को ये बात मत बताना, नहीं तो वो। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपना काम शुरू करना चाहते हो, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटा। चाचा जी, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपको फोन करते रहूंगा। सोहम की बात सुनकर चाचा जी को बुरा तो लगता है, लेकिन साथ ही वो खुश भी हो जाते हैं। वो उसे कुछ पैसे देते हैं। अब सोहम अपने चाचा जी का आशीष लेकर वहाँ से शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर घर जाकर चाचा जी चाची को ये बात बताते हैं कि सोहम घर छोड़कर चला गया है। ये बात सुनते ही चाची, चलो अच्छा हुआ, खुद ही चला गया, बला टल गई समझो। सोहम शहर में जाता तो है, लेकिन अब कैसे करना है, क्या करना है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो वहाँ पर कुछ काम ढूंढता है तो उसे एक होटल में वेटर का काम मिल जाता है। इस काम के साथ साथ वो अब अपनी खुद की पकोड़े की गाड़ी शुरू करने की ठान लेता है। 1 साल बाद ही वो अपना खुद का ठेला खरीदता है और उस पर मूंग पकोड़ा, आलू पकोड़ा, पालक पकोड़ा और साथ ही जलेबी रखना शुरू कर देता है। 1-2 सालों से ज्यादा मुनाफा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा। लोगों को उसके हाथ के बने पकोड़े बहुत पसंद आते थे। उसने अलग अलग प्रकार के पकोड़े बनाने के कारण उसकी रेहड़ी पर लोगों की हमेशा भीड़ लगी रहती। तो अब उसने कुछ कुर्सियाँ खरीद ली ताकि लोगों को बैठने में कोई तकलीफ ना हो। वो लोगों से बड़े प्यार से बात किया करता था, इसीलिए लोग भी उसकी रेहड़ी पर बार बार पकोड़े खरीदने के लिए आते थे। अब लोग सोहम को स्वाद के साथ साथ प्यार से बात करने वाला पकोड़े वाला के नाम से जानने लगे थे। वो हमेशा ही अपने चाचा जी से बातें करता था, उन्हें सारी बातें बताता था। अब उसने एक छोटा सा घर खरीद लिया था। कुछ ही दिनों बाद उसे मीना नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। मीना एक गरीब घर की लड़की थी। वो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। वो वहीं पर एक रेहड़ी पर काम किया करती थी। तो अब वो मीना के माता पिताजी से बात करता है और उससे शादी भी कर लेता है। शादी के बाद मीना भी उसे उसके काम में मदद करती है। वो धीरे धीरे कर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, उस शहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जो भी परिस्थिति आए, हमें हारना नहीं है। कहीं ना कहीं से रास्ता निकल ही जाता है। काम कोई भी हो, अगर मन लगा कर करो तो हमें उसमें सफलता जरूर ही मिलती है। एक वक्त की बात है, राजा नहुष अपने राज्य में बड़ा सुखी जीवन जी रहे थे। राजा नहुष के राज्य में किसी को कोई कमी नहीं थी। वहाँ पर हरियाली ही हरियाली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक से भस्मासुर नाम का एक जादूगर राजा नहुष के राज्य में आ गया, जिसे वरदान था कि वो जिसके भी सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। अचानक से महाराज के राज्य में भस्मासुर आने के कारण उथल-पुथल मच चुकी थी। ये खबर लेकर एक सैनिक महाराज के पास आया और महाराज से, महाराज की जय हो। महाराज, हमारे राज्य की सीमा पर कोई भस्मासुर नामक जादूगर ने प्रवेश किया है। कहा जाता है कि वो जिस किसी चीज या किसी के भी सिर पर हाथ रख दे तो वो भस्म हो जाता है। महाराज महाराज ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, साथ ही उन्हें गुस्सा भी आता है। वो खड़े रहकर, क्या भस्मासुर एक जादूगर? आखिर हमने उसका क्या बिगाड़ा था जो वो हमारे राज्य में आकर लोगों को परेशान कर रहा है? हमें अभी उसको सबक सिखाना पड़ेगा। महाराज के ऐसे कहते ही उनका सेनापति महाराज से, महाराज, आप सत्य कह रहे हो, लेकिन इस वक्त हमें शांतिपूर्वक कार्य करना चाहिए। अगर हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाए तो वो कुछ गलत न हो जाए। महाराज, हम कुछ ज्यादा ही क्रोधित हो चुके थे, जिस कारण हम गलत फैसला भी कर सकते थे। अवश्य महाराज, हमें इस पर कोई सोच विचार करके ही कदम उठाना चाहिए ताकि हमारी प्रजा पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। महाराज और सेनापति की बात चल रही थी कि तभी दूसरा सिपाही खबर लेकर वहाँ पर आता है। तो महाराज उससे, क्या खबर है उस जादूगर भस्मासुर की? महाराज, अब उसने हमारे राज्य में प्रवेश कर लिया है। महाराज, हमारे सभी सैनिक उससे लड़ने में असमर्थ है। उसके सामने जो भी आए उसे वो भस्म कर देता है। महाराज, फिर वो कोई इंसान हो या जानवर।
क्या? अब तो हद हो चुकी है। अब हमें ही कुछ करना होगा। हमारे सारे सैनिकों को आगाह कर दिया जाए कि किसी भी वक्त हमें युद्ध के लिए जाना पड़ सकता है। सेनापति बीच में ही, महाराज, अगर हम हमारे राज्य के सारे जादूगरों को इकट्ठा कर भस्मासुर से लड़ने कहे तो? अवश्य सेनापति।